हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है वर्ब। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम आपको प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। तो वो हमारी क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम यानी एक्शन, कोई भी काम यानी एक्शन। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, और कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठ जाओ। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कोई भी मेरे जो है मतलब टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर देना। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा से इस वीडियो लेक्चर को और बढ़िया तरह से बना के भेजूँगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? वैसे आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्रिया मतलब कोई भी काम यानी एक्शन, कोई भी काम यानी एक्शन, या तो एक्शन या फिर स्टेट, या तो एक्शन या फिर स्टेट। तो फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक आप बस शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है, ध्यान रखना, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी, फिर मत कहना कि सर जी समझ में नहीं आई। तो या तो एक्शन या फिर स्टेट। एक्शन मतलब कोई भी कार्य, स्टेट मतलब कोई भी अवस्था या स्थिति। अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए काल में या आने वाले काल में किस अवस्था में है, था या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये सब लिख लेना। दोबारा से बोल देता हूँ। सब्जेक्ट या तो एक्शन या फिर स्टेट। एक्शन मतलब कोई भी कार्य, स्टेट मतलब कोई भी अवस्था या स्थिति। अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए काल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, या था या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे आप। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ मैं, और जब आपकी समझ में ठीक प्रकार से आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जो अभी मैंने बोला है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन लेना, दोबारा रिपीट करके भी वीडियो को अगर नहीं आपने सुना है तो। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसे इग्नोर ना करें। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग यानी राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, राम इज 8 months ओल्ड। राम इज 8 months ओल्ड। तीसरा मेरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राम वाज 8 months ओल्ड। राम वाज 8 months ओल्ड। चौथा हमारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राम विल बी 8 months
ओल्ड। पहला एग्जाम्पल है हमारा राम इज प्लेइंग, यानी राम खेल रहा है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है राम इज 8 मंथ्स ओल्ड, राम 8 महीने का है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है राम वाज 8 मंथ्स ओल्ड, राम 8 महीने का था। चौथा हमारा एग्जाम्पल है राम विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, राम 8 महीने का होगा। तो इन 4 सेंटेंसों में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, यानी इसमें तीनों की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो पहले सेंटेंस में देखिए आप, राम इज प्लेइंग यानी राम खेल रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। क्या है? राम है। तो राम क्या काम कर रहा है? खेलने का। किसका? खेलने का। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के कार्य का पता लगता है। राम इज प्लेइंग, हमारा सब्जेक्ट है राम। राम क्या काम कर रहा है? खेलने का। खेलने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमको किसका पता लगता है? सब्जेक्ट के कार्य का पता लगता है। खेलना भी तो एक क्रिया है भाई, खेलना भी तो एक क्रिया है। खेलने का पता लगा, प्लस ये भी तो पता लगा कि खेल रहा है। यहाँ पर हमने इज का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इज का प्रयोग किया। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि ये वर्तमान अवस्था में हो रहा है, यानी ये जो काम जो हो रहा है, ये जो क्रिया जो हो रही है, किस में हो रही है? वर्तमान अवस्था में हो रही है। राम इज प्लेइंग, सब्जेक्ट हमारा राम है, और प्लेइंग यानी राम किसका काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो इज यानी इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि ये जो काम जो हो रहा है ये वर्तमान अवस्था में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एक जो है सेंटेंस क्लियर। दूसरा देखिए, अब हमारा दूसरा है इसमें, राम इज 8 मंथ्स ओल्ड, यानी राम 8 महीने का है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है राम। क्या है मेरा सब्जेक्ट? राम। तो राम है मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स। तो राम कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है। राम इज 8 मंथ्स ओल्ड, राम 8 महीने का। यहाँ पर राम कोई काम नहीं कर रहा है, केवल उसके बारे में बताया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को। सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह 8 महीने का है, तो केवल उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वह 8 महीने का है। इज का प्रयोग किया गया है, तो यानी ये प्रेजेंट की अवस्था में है। यदि इसमें इज का प्रयोग किया गया है तो ये किसकी अवस्था में? प्रेजेंट की अवस्था में। यदि यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया होता तो ये किसकी अवस्था में होगा? ये पास्ट की अवस्था में होता फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ये हमारे 2 सेंटेंस क्लियर होते हैं, पहला और दूसरा। अब देखिए, अब हमारा तीसरा है, राम वाज 8 मंथ्स ओल्ड, यानी राम 8 महीने का था। राम 8 महीने का था। तो यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? वाज का प्रयोग किया। ये हेल्पिंग वर्ब्स ये बताती हैं कि सब्जेक्ट पास्ट की अवस्था में था। किसकी अवस्था में था? पास्ट की में, यानी बीते हुए कल में। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? वाज आ रहा है, इज आता है, आर आता है, एम आता है, तो ये हमारे प्रेजेंट की अवस्था में होते हैं। वाज वर आते हैं तो ये हमारे किसकी अवस्था में होते हैं? पास्ट की अवस्था में होते हैं, यानी है, हैं, हो, हूँ। ये हमारी प्रेजेंट की अवस्था के बारे में बताते हैं। था, थी, थे, ये हमारी पास्ट की अवस्था के बारे में बताते हैं। होगा, होगी, यानी गा गी गे जब आता है तो वो किसकी अवस्था में बताता है? वो हमें फ्यूचर की अवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरे टेंस में राम वाज 8 मंथ्स ओल्ड, राम 8 महीने का था। तो यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया, तो ये हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि ये जो सब्जेक्ट है वो पास्ट की अवस्था में था, यानी बीते हुए कल में था। अब तीसरा हमारा सेंटेंस है, राम विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, यानी चौथा सेंटेंस हमारा, सॉरी 3 क्लियर हो चुके हैं। राम विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, यानी राम 8 महीने का होगा। कब होगा?
भविष्य में होगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें भविष्य की अवस्था के बारे में बता रहा है, यानी आने वाले कल की अवस्था में बता रहा है। इस बात को और थोड़ा डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। क्रिया दो प्रकार की है, क्रिया के दो प्रकार हैं। नंबर एक मेन वर्ब। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें मेन वर्ब के बारे में, फिर आगे समझेंगे हम इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन वर्ब, मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुख्य क्रिया। कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए फ्रेंड, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, आप उतारते जाइए कॉपी में। आपके देखना बहुत ही बेहतर तरीके से एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा, सेव हो जाएगा मोबाइल की तरह एकदम। जैसे आप मोबाइल में नंबर सेव कर देते हो ना, ऐसे ही आपकी एकदम मेमोरी में सेव हो जाएगा। वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए। तो मेन वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम। डेफिनेशन है इसकी, मेन वर्ब describes the action, main verb describes the action of the subject, तो मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब जो है ये किसका काम करती है? यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जितने भी काम आपने, अब ले लीजिए, जितने भी काम है आप ले लीजिए। जैसे डांस, DANCE, डांस। डांस मतलब होता है नाचना। क्या होता है? नाचना। सिंग, SING, सिंग मतलब होता है गाना। प्ले मतलब होता है खेलना। रीड मतलब होता है पढ़ना। राइट मतलब होता है लिखना। अब यहाँ पर थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। सोचना भी एक कार्य है। जरूरी नहीं कि इसमें आपके हाथ पैर इन्वॉल्व हों। आप अगर सोच रहे हैं तो ये भी एक काम है। समझ रहे हैं ना आप? सोचना भी एक कार्य है। जरूरी नहीं है कि इसमें हमारे हाथ पैर ही इन्वॉल्व हों। तो आप अगर सोच रहे हैं तो ये भी एक क्या है? काम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ले लीजिए मिस, MISS, मिस क्या होता है? याद करना। ये भी एक काम है। ये कैसे काम है? मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, तो इसमें आपके हाथ पैर की मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक क्रिया है, एक काम है, क्योंकि आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो वो आपका मिस करने का काम कर रहा है, यानी किसी को याद करने का काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिस भी क्या है? ये काम कर रहा है। ठीक है ना? अब ले लीजिए फील, FWL, फील मिस क्या होता है फ्रेंड्स? महसूस करना। क्या होता है? महसूस करना। तो ये सभी आपकी क्या हैं? ये सभी आपकी मेन वर्ब हैं। डांसिंग, प्ले, रीड, राइट, थिंक, मिस, फील, ये सभी आपकी क्या हैं? मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अब ले लीजिए दूसरा,
दूसरा हमने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। इनको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं इनको हम हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट of the subject। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सहायक क्रियाएं सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती हैं। ये सहायक क्रिया हमारी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती हैं, सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती हैं, यानी वर्तमान, भूत, भविष्य। देखिए कैसे बताती हैं। अगर हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि वह काम वर्तमान अवस्था में हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कुछ बताए थे पीछे, लेकिन इसमें भी आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लेना इस बात को, यदि हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि वह काम वर्तमान अवस्था में हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि वह काम बीते हुए कल में हो रहा है। ठीक है, हो चुका है। ठीक है। अगर हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि वह काम आने वाले समय में यानी भविष्य काल में होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना इस बात को। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये प्रेजेंट की जो है यानी वर्तमान की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन। ठीक है ना फ्रेंड्स, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, हैज, हैव। ठीक है ना। डू, डज, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, etc। अब ये जो हमारा कैन, शुड, मस्ट, ये जो है ये सभी हमारे क्या है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सभी हमारे क्या हैं, मॉडल्स हैं। कैन, शुड, मस्ट ये सब हमारी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सब हमारे मॉडल्स हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स, भूतकाल की सहायक क्रियाएं। अब वो कौन कौन सी हैं, वाज, वर, वाज, वर, डिड, ये भी हमारी पास्ट की है ये।
हैड बीन, वाज वर डिड हैड बीन, और ये हमारा कुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ETC। तो इसमें आप देख रहे हैं कुड हैव, शुड हैव, मस्ट, ETC, यानी इसी तरह से पास्ट की वो हेल्पिंग वर्ब जिससे हमें ये बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट बीते हुए कल की अवस्था में था। ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती हैं? ये बताती हैं हेल्पिंग वर्ब कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो बीते हुए कल की अवस्था में था। ठीक है ना। तो ये जो कुड हैव है, शुड हैव है, मस्ट हैव है, ये क्या है? ये हमारा पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये भी एक मोडाल्स हैं, ध्यान रखना, ये भी मोडाल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस बात को, भूल मत जाना। आगे देखिए, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब देखते हैं फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी भविष्यकाल की सहायक क्रियाएं। भविष्यकाल की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? विल हैव और विल हैव टू आदि। तो इसी तरह से फ्यूचर की ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग जब किसी सेंटेंस में होगा तो पता लगेगा कि वो अवस्था सब्जेक्ट की, वो अवस्था भविष्य में आएगी। यहाँ पर ये विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब है, किसका है? फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, यानी फ्यूचर कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये भी एक मोडाल्स है, यानी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। अब ध्यान रखना इस बात को, क्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी बेसिकली वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है अवस्था के बारे में बताना, इस बात को नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है अवस्था के बारे में बताना, और मेन वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट के बारे में बताना। लिख लीजिए इस बात को, हेल्पिंग वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है अवस्था के बारे में बताना, और मेन वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताना। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको वर्ब के बारे में सिखाया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।